गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भगत सिंह के समाजवादी संबंधी विचार और भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचार। भगत सिंह ने अपने छात्र जीवन में विभिन्न पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन किया था। इसमें रूसो, वॉल्टेयर, मैजिनी और मार्क्स प्रमुख थे। वह मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने मार्क्स को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर अपने समाजवाद संबंधी विचारों की व्याख्या की थी। उनके समाजवादी संबंधी विचार उनकी पुस्तक आइडियल ऑफ सोशलिज्म में मिलते हैं। इस पुस्तक में समाजवाद के उद्देश्य और विधान को उजागर किया गया है। इसे लिखने के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि जब कुछ समय के पश्चात भारत को आज़ादी प्राप्त होगी तो भारत के नेता आम आदमी के लिए न्याय करने वाला संविधान बना सके। तो भगत सिंह के समाजवादी संबंधी विचारों में प्रमुख है सबसे फर्स्ट हमारा पूंजीवाद का विरोध। भगत सिंह ने अपने समाजवादी विचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम पूंजीवाद का कड़ा विरोध किया था। उनका विचार था कि पूंजीवाद के प्रसार से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है और इसके विभिन्न देशों को अपने अधीन करने का निश्चय किया। पूंजीपति श्रमिकों और कृषकों से अधिक श्रम करवाता था, परंतु उन्हें केवल उतना ही पैसा दिया जाता है जिससे किसी भी तरह का जीवन यापन चल सके। शेष सारा धन वह अपने ऐशो आराम प्रस्ती में व्यय करते हैं, जिससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है। पूंजीपति शक्तिशाली होने पर शासन अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसमें वह काफ़ी सीमा तक सफल भी हो जाते हैं। जहाँ तक कि सत्ता पूंजीपतियों के हाथों में आ जाती है तो वह इसका प्रयोग अपनी पूंजी को बढ़ाने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए करते हैं, जिससे केवल पूंजीपति वर्ग का कल्याण होता है। श्रमिक और कृषक वर्ग को उसे दूर रखा जाता है। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति और 1917 में हुई रूसी क्रांति के पीछे भगत सिंह इसी तरह के विचारों को देखते हैं, क्योंकि इन क्रांतियों में शासक ऐशो आराम करते थे और जनता भूखी मर रही थी। इसलिए भगत सिंह ने पूंजीवाद का विरोध किया था। नेक्स्ट है निजी संपत्ति पर विचार और साम्राज्यवाद का विरोध। ये दोनों हेडिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन भगत सिंह के राजनीतिक विचार में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको रीड करोगे। नेक्स्ट है हमारा जनता के कल्याण को प्रोत्साहन, राज्य का लक्ष्य। भगत सिंह एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न पाया जाता। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर करें, लोगों के मध्य किसी तरह की आर्थिक विषमता न पाई जाए, सभी व्यक्ति राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समान रूप से प्रयोग करते हों, जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष न हो और श्रमिक और साधन विहीन व्यक्तियों को खुलकर जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्यों के विचारों का समन्वय पाया जाता है। उनके राज्य में पूंजीपतियों का कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा तथा राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलता रहेगा। भगत सिंह के ऐसे विचारों ने कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों पर बल और धर्म संबंधी विचार। ये भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर चुके हैं, तो इसे नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व आर्थिक बदलाव क्रांति के द्वारा। 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक महान क्रांति हुई थी, जिसने गरीब, पिछड़े हुए और शोषित समाज के लोग और उनके नेताओं को आगे आकर प्रचलित सामंतवादी अथवा साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ देने के लिए प्रेरित किया था। रूसी क्रांति ने जहाँ विश्व के कल्याण क्रांतिकारियों को एकत्रित होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, वहीं उसने भारतीय क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा दी थी। भगत सिंह भी ऐसी ही क्रांति भारत में लाना चाहते थे ताकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने पहले नौजवान भारत सभा का और उसके पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का पुनर्गठन किया था। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य इधर उधर छिपे हुए क्रांतिकारियों के एक झुंड के अधीन एकत्रित करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना था। अनेकों कांग्रेसी नेता जिनका क्रांतिकारियों की विचारधारा में विश्वास था, वह इससे जुड़े हुए थे। इसमें डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, केदारनाथ सहगल, लाल पिंडीदास आदि को भी शामिल किया गया करते हैं। भगत सिंह भारत की आज़ादी की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के संसाधन में विश्वास करते थे, वह साधन चाहे क्रांतिकारी ही क्यों न। इस तरह भगत सिंह का क्रांति और क्रांतिकारियों में पूर्ण विश्वास था। समानता आधारित समाज पर बल। भगत सिंह का समाज के दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था। वह इन वर्गों के साथ किए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से काफ़ी विचिंतित थी। 1926 में निर्मित अपनी नौजवान भारत सभा और नौजवान कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को भारतीय समाज में अछूत कहे जाने वाले लोगों की सेवा करने
उन्हें सम्मान, अधिकार व दर्जा देने, उनके सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लाने, उनकी शिक्षा और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा सत्रों में भाग लेने का समर्थन किया। उनका विचार था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा सकते। कोई भी समाज जब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उसके रहने वाले सभी वर्गों के लोग उसमें योगदान नहीं दे सकते। उनका विचार था कि जिन देशों में सफल क्रांति आई हुई, उनके पीछे मुख्य कारण उन देशों के सभी लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर क्रांति को सफल बनाने में योगदान देना, और यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समानता के विचार को नहीं अपनाते हैं। जब तक हम दलितों और अछूतों को समानता का सत्र प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें अपना भाई नहीं मानेंगे, तो हमारी क्रांति के प्रयास आधे अधूरे ही रहेंगे। अतः हमें दलितों और अछूतों की समानताओं का सामना करना चाहिए, उन्हें अपने साथ लेकर क्रांति को सफल बनाने के प्रयास करने चाहिए। जेलों में सुधार संबंधी सुझाव, ये भी हम राजनीतिक विचारों में उसका डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा श्रमिक और कामगार वर्ग के हितों की प्रमुखता। भगत सिंह ने अपनी पुस्तक आइडियल ऑफ सोशलिज्म में श्रमिकों व कृषकों के हितों की प्रमुखता प्रदान की है। भगत सिंह ने समाजवादी विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य और विधान को प्रस्तुत किया था। इसे लिखने के पीछे यह उद्देश्य रहा कि भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्त होने की स्थिति में भारत के नेताओं जनसाधारण के साथ न्याय करने वाला संविधान बना सकें, जिसके द्वारा समाजवाद की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भगत सिंह ने समाज के इन वर्गों के हितों संबंधी लिखित चार विचार पेश किए थे। समस्त भारत के श्रमिक और किसानों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। भारत में रहने वाले कामगार वर्ग को आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस तरह के प्रयत्न करना कि देश में किसी भी तरह से इन वर्गों का शोषण न हो सके, इसलिए वैधानिक नियम और श्रमिक कानूनों का निर्माण किया जाए। देश में विद्यमान आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना। श्रमिकों और कृषकों को संगठित करने का प्रयास करना। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को उचित नहीं माना जाता। श्रमिक और कृषकों को काम की बेहतर सुविधाएं और स्थिति उपलब्ध करवाई जाए ताकि इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े। मजदूरों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए हड़ताल के अधिकार को प्रदान करना तथा औद्योगिक विवाद बिल का विरोध करना, क्योंकि यह श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता था। इस तरह भगत सिंह देश के नवनिर्माण में श्रमिकों और कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका चाहते थे और उसके हितों के लिए प्रयासरत भी थे। नेक्स्ट है हमारा भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचार। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी युवा थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के साधन को अपनाने से इनकार नहीं किया था। इसलिए वह क्रांति का खुलकर समर्थन करते हैं। वह अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया में भगत सिंह ने भारत में क्रांति के उदय के कारण, उद्देश्य और इसके परिणामों के विषय में वर्णन किया। वह क्रांति के उद्देश्य समस्त भारत के युवाओं को एक छतरी और झंडे के नीचे लाना चाहते थे। भगत सिंह की उपरोक्त पुस्तक हमारे पास मूल रूप से तो चाहे उपलब्ध न हो, क्योंकि वह भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भगत सिंह के मित्र विजय कुमार सिन्हा ने उसे अपने मित्र के घर रख दिया था, परंतु पकड़े जाने के वजह से उसने यह साहित्य नष्ट कर दिया था, जिसके कारण भगत सिंह के मूल क्रांति संबंधी विचार जनसाधारण तक नहीं पहुँच सके। भगत सिंह के जितने भी लघु नोटिस में प्राप्त हुए अथवा अखबारों और उनके बयान मिले, उनके आधार पर हम क्रांति संबंधी विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये निम्नलिखित थे। सबसे पहले क्रांतिकार। भगत सिंह ने क्रांतिकार बताते हुए लिखा कि क्रांतिकार केवल शासकों की सत्ता में बदलाव नहीं, अपितु एक नए ढांचे और नए राज्य का प्रबंध की स्थापना करना। ऐसी क्रांति जिसके द्वारा ऐसी आज़ादी लाई जाए जिसमें आदमी के हाथ से आदमी की लूट खसोट असंभव हो जाएगी। यह वर्तमान व्यवस्था को पूर्ण तौर पर नष्ट करके समाज को नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया होगी। क्रांति के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और यह सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होगी। क्रांति की विशेषताएं उनकी निम्नलिखित थी। सबसे पहले हिंसा में विश्वास। भगत सिंह ने क्रांति के साधनों के रूप में हिंसा का समर्थन किया था। हिंसा के विचार का वर्णन करते हुए जिससे कि क्रांतिकारियों ने अपनाया था, भगत सिंह ने लिखा है कि युगों की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की एक यह अकेला माध्यम श्रमिकों व किसानों को, जो जनता का एक बहुत बड़ा भाग है, उनके आर्थिक व राजनीतिक आज़ादी लाने में हिंसा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पारित होने के पश्चात उन्होंने अपनी हरकत सदन में बम फेंकने को सही माना था, जिन्होंने इस आर्थिक ढांचे को बनाकर खड़ा करने में बिना किसी हिंसा के अपना खून पसीना एक कर दिया था। उनके लिए जिस किसी का भी दिल रोता है, वह चीख को नहीं दबा सकते जो इस धमाके ने हमारे दिलों से बाहर की है।
वह हिंसा का जवाब हिंसा से देना की घटना है। वह दुश्मनों को सबक सिखाने संबंधी गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खान, वाशिंगटन, गैरिबाल्डी, लेफ्ट और लेनिन के दिखाई मार्ग को प्रबल समर्थन करती हुए उस पर चलने के लिए क्रांतिकारियों को प्रेरित करते। जब अदालत ने उन्हें जानबूझकर हिंसा फैलाने और विस्फोट करने का दोषी माना और सजा सुनाई, तो भगत सिंह ने कहा कि उनका बम विस्फोट करने का उद्देश्य किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि बाहरी शासन व्यवस्था को उसकी आवाज़ से जगाने का था। यदि वे क्षति पहुंचाना चाहते तो अधिक शक्तिशाली बम लेकर सदन में फेंकते और खाली बेंचों में कभी भी बम नहीं फेंकते। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार थे, जिनमें हिंसा भी एक साधन थी। जब वे विद्यार्थी थे तब असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसे सफल बनाने के लिए प्रयासरत थे। तो उस समय गोरखपुर के चौराचौरी नामक गांव में जो हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी, तो इस आंदोलन को स्थगित करने का भगत सिंह ने भी विरोध किया था। इसी तरह भगत सिंह कांग्रेसी नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विरोधी विधियों, सत्य हिंसा, सत्याग्रह आदि के साथ साथ हिंसा को भी एक साधन के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है संघर्ष की विधि, युवा शक्ति में विश्वास। भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक तरह के साधनों में विश्वास किया था। प्रारंभ में वह गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सत्य हिंसा सत्याग्रह में जहाँ पूर्ण विश्वास करते थे, जब तक उन्होंने मार्क्सवाद व समाजवाद के विषय में तथा विश्व में अनेकों देशों की क्रांतियों के विषय में पढ़ा, तो उन्होंने हिंसा को भी एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए कोई भी विधि अपनाने को तैयार थे। भगत सिंह ने अपने अध्ययन काल में विभिन्न देशों की क्रांतियों के बारे में अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला था कि बिना युवाओं के सहयोग की कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। क्रांति के पश्चात राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जहाँ प्रौढ़ों का अनुभव प्रयोग में लाया जाता है, वहीं युवाओं का जोश भी उसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी युवाओं की भर्ती की गई थी। इन युवाओं से जहां देश सेवा के लिए तन, मन और धन को अर्पित करने के लिए प्रेरित किया था, वहीं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन की दूसरी कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थियों के नाम एक पत्र में लिखा था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पढ़कर सुनाया था कि हम नौजवानों को बम और पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के करने के लिए इससे भी अधिक बड़ी कार्य है। कारखानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के पास झुग्गी झोपड़ी व गाँव में रहने वाली युवाओं में क्रांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। उस क्रांति का संदेश जो ऐसी आज़ादी लाएगा जिसमें एक आदमी के हाथ से दूसरे की लूट खसोट असंभव हो जाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक बदलाव, क्रांति का आधार। यह भी हम समाजवाद में करके आए हैं। नेक्स्ट है हमारा भेदभाव रहित राज्य की स्थापना। भगत सिंह क्रांति के द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के मध्य किसी भी तरह की आर्थिक विषमताएं न पाई जाए, सभी व्यक्ति राजनीतिक आर्थिक अधिकारों का समान रूप से प्रयोग करते हों, जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष न हो, श्रमिकों व साधन विहीन व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का समन्वय पाया जाता है। उनके राज्य में पूंजीपतियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा तथा राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलता रहेगा। भगत सिंह के ऐसे विचार उन्हें कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाते हैं। दलितों की स्थिति में सुधार, ये भी हमें अभी पीछे करके आई है। नेक्स्ट हमारा सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहन। भगत सिंह क्रांति के द्वारा समाज में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना चाहते थे। क्रांति के पश्चात वह जिस तरह के समाज और राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उसमें सभी धर्मों को समान आदर व समान सत्कार का भाव मिलता था। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का गठन इसी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया था और उन्होंने सभी धर्मों के लोग शामिल थे। प्रारंभ में भगत सिंह अपने धर्म के प्रति काफ़ी आस्थावान थे, परंतु जब उन्होंने मार्क्सवाद को अपना गुरु मान लिया तो उनकी धर्म में से आस्था भी जाती रही। फिर उन्होंने कभी किसी धर्म की निंदा नहीं की और किसी भी धर्म को गलत या तिरस्कृत नहीं माना जाता था। उनके द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी महत्वपूर्ण विभिन्न धर्मों के लोगों को दिए गए थे। उनके द्वारा नौजवान भारत सभा के गठन में समय दिए गए भाषण में उसके उद्देश्य और धार्मिक संभाव की भावना उभरती है कि सभी में शामिल होने वाला प्रत्येक सदस्य देश हित के लिए अपना कार्य करेगा। उसमें धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा ताकि सभा में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए सभी सदस्य बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के लोगों की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आर्थिक सुधार, निजी संपत्ति का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन, ये सभी हमने भगत सिंह के राजनीतिक विचारों में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्रांति का समर्थन।
1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक महान क्रांति हुई, जिसमें गरीब, पिछड़े और शोषित समाज के लोग और उनके नेताओं को आगे चलकर प्रचलित सामंतवादी और साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ देने के लिए प्रेरित किया था। रूसी क्रांति ने जहां विश्व के क्रांतिकारियों को एकत्रित होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, वहीं उसने भारतीय क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा दी थी। भगत सिंह भी ऐसी ही क्रांति भारत में लाना चाहते थे ताकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने पहले नौजवान भारत सभा का, उसके पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का पुनर्गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इधर उधर छिपे हुए क्रांतिकारियों को एक झंडे के नीचे एकत्रित करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना था। अनेकों कांग्रेसी नेता जिनका क्रांतिकारियों की विचारधारा में विश्वास था, वे भी इससे जुड़ गए थे। इसमें डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, केदारनाथ सहगल, लाल पिंडीदास आदि भी शामिल थे। भगत सिंह भारत की आज़ादी की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के साधन में विश्वास करते थे, चाहे वह साधन क्रांतिकारी ही क्यों न हो। इस तरह भगत सिंह क्रांति और क्रांतिकारियों में पूर्ण विश्वास था। नेक्स्ट हमारा श्रमिक और कृषकों में चेतना पैदा करना, ये भी हम पीछे अभी डिस्कस कर आए हैं। राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन, सामाजिक आर्थिक बदलाव, क्रांति का आधार, नेक्स्ट ये सभी हमने भगत सिंह के राजनीतिक विचारों में डिस्कस किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान। इसमें जो भी हेडिंग्स दिए हुए हैं, ये सभी हेडिंग्स हमने भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार, समाजवादी विचार और राजनीतिक विचारों में डिस्कस किए हुए थे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। आज हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ। किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर टॉपिक लिख कर भेज दें। थैंक यू।